हरियाणा में आखिरी गेंद पर छक्का लगाया राहुल गांधी ने। महाराष्ट्र में पहली ही गेंद बाउंड्री पार। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, थोड़ी बात समझ में आ रही होगी, थोड़ी बात समझ में आ जाएगी। आइए, नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जोशी जी और देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और आप तमाम दर्शकों का भी हम सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले खबर थोड़ी ब्रेकिंग के तौर पर लेते हैं, प्लेट्स में समझाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में पहुंच रहे हैं। कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक, उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी के हाथों शिवाजी महाराज की अनावृत मूर्ति गिरने का मुद्दा बनाएंगे, बल्कि बिना बोले हुए ये मुद्दा बन जाएगा। और इस शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण का इवेंट भी संभवतः इसीलिए रखा गया है और इसको राजनीति में राहुल गांधी का चौका छक्का जो भी आप मानना हो मान सकते हैं, बाउंड्री पार जाती हुई गेंद दिख रही है। 5 अक्टूबर को राहुल गांधी पुणे में संविधान सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। 5 अक्टूबर को राहुल गांधी पुणे में संविधान समारोह में शिरकत करेंगे और इसका मतलब साफ है कि दलित वोटों की जो गोलबंदी हरियाणा में दिखलाई गई है वो गोलबंदी महाराष्ट्र में भी जारी रहेगी। और हरियाणा में अशोक तंवर को जिस तरीके से पार्टी में लाया गया वो मास्टर स्ट्रोक या हरियाणा में गेम फिनिशर के तौर पर राहुल गांधी का शॉट माना जा रहा है। मराठा और दलित वोटरों को साधने की सीधी कवायद महाराष्ट्र में दिख रही है और राहुल गांधी ने राजनीति को एक नई ऊंचाई, नया रूप देने की पहल कर दी है। राहुल गांधी के महाराष्ट्र में रहते ही सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। ये बात भी समझ लीजिए, कल ही कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, लेकिन एग्जैक्टली ऐलान जो है राहुल गांधी के महाराष्ट्र में रहते ही होना है। और ये एक तीसरी पहल जो आज हम सुबह सवेरे बात कर रहे हैं, इसको भी एक गठबंधन की राजनीति के ख्याल से बड़ा स्टेप मान सकते हैं। महाविकास आघाड़ी को एकजुट रखने की कोशिश दिखलाएंगे राहुल गांधी। सीट शेयरिंग का यही मकसद है, यही संदेश है राहुल गांधी के मौजूदगी में सीट शेयरिंग का ऐलान। अशोक तंवर को कांग्रेस में लाकर दलितों को गोलबंद करने का हरियाणा में राहुल गांधी ने दांव छेला और ये दांव गेम फिनिशर के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि जिस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, आखिरी क्षण में बीजेपी छोड़कर अशोक तंवर वापस कांग्रेस में आ गए। पूर्व सांसद अशोक तंवर का कांग्रेस में आना बड़ा दांव माना जा रहा है। संदेश गया है कि दलित नेता को संभाल नहीं सकी बीजेपी। हरियाणा में यह बड़ा संदेश गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी दलित वोटरों में खासे लोकप्रिय हैं राहुल गांधी। ये तमाम पॉइंट्स आपके सामने हैं और इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हम इकट्ठा हैं। सबसे पहले हरि जोशी जी आपके पास आता हूं। हरियाणा में फिनिशर की तरह दिखे राहुल गांधी, जैसे कि आखिरी गेंद में छक्का लगाकर मैच जिता दिया हो, इस रूप में वो निकले हैं और हरियाणा का चुनाव कांग्रेस की झोली में आ चुका है, ऐसा सब मान रहे हैं। और महाराष्ट्र में जाते साथ पहली ही गेंद पर छक्का, शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण, दूसरी गेंद पर चौका बोल दीजिए, छक्का बोल दीजिए कि महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग भी वही होगी। और इस तरीके से तीसरी गेंद आप मान लीजिए दलित सम्मान समारोह, जिसमें दलितों को इकट्ठा करने की एक बड़ी कवायद, ये भी एक तरह से बाउंड्री पार, यानी 3 लगातार चौके छक्के आप मान सकते हैं। जी जी देखिए, ऐसा है कि हरियाणा में अशोक तंवर का आना विस्तृत मायने रखता है। उसकी वजह है कि वहां जिस तरह से बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया था
और कोशिश की थी कि शैलजा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया जाए, उसके पीछे जाल बिछाया गया था। और शैलजा भी उनका बनाती रही, हिंदी में बनाती रही। और खट्टर साहब जो हैं वो आ गए, फंस गए, ट्रैप हो गए। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को शैलजा आ रही है, ज्वाइन करेगी। यहां तक की तारीख तक आ गई, हालांकि सूत्रों से आई, लेकिन ये खट्टर साहब का खेमा ही उड़ा रहा। भले ही खट्टर साहब कहें या ना कहें, लेकिन बात वही थी। गोदी मीडिया खबरें प्लान कर रहा था और वो खबरें वहां से चल रही थी, दिल्ली से चल रही थी और खट्टर साहब के यहां से चल रही थी। लेकिन यहां उल्टा हो गया। 1 घंटे पहले अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के मंच से प्रचार कर रहे थे और 1 घंटे बाद 2 बजे वो कांग्रेस की रैली में थे, जिसे राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे, यानी वो कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। तो लोग समझ नहीं पाए ये हुआ क्या, ये बीजेपी हिट विकेट हुई या राहुल की कोई गुगली ऐसी थी, समझ में नहीं आई। वो क्लीन बोल्ड हुई। आप बिल्कुल ये तय मानिए कि राहुल गांधी ने बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। हरियाणा में अशोक तंवर के आने के बाद कम से कम 7 से 8 विधानसभाओं पर तो क्लियर कट फर्क पड़ने जा रहा है। इसके अलावा समूचे हरियाणा में जो परिदृश्य बना है, उसमें हरियाणा में दलित समुदाय का एक भी बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बचा है। यानी कि जो समीकरण कांग्रेस ने स्थापित किया है वो 36 बिरादरियों वाला था। ये तो कह रहे थे नॉन बनाम नॉन जाट और 35+1, लेकिन कांग्रेस ने जाट प्लस दलित का तो एक बेजोड़ गठबंधन बना दिया है। इसके अलावा बाकी जो बिरादरियां हैं 34, उसमें भी उनकी पैठ है, यादवों में भी है, गुजरों में भी है, और उसे 36 बिरादरियों का मिला जुला वोट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी हरियाणा में अब 20 से नीचे की गिनती शुरू कर चुकी है और बड़े बड़े चेहरे जो उनके दिग्गज चेहरे हैं खलास हो चुके हैं। दूसरी बात आपने महाराष्ट्र की कही, तो महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण दिन वो है जो 5 तारीख को संविधान दिवस या संविधान पर जो वो सेमिनार है उसको वहां अटेंड करने वाले हैं। उसके बहाने मतलब देखिए हरियाणा में मतदान चल रहा होगा और वो संविधान और बाबा साहब अंबेडकर से रिलेटेड एक सेमिनार पर भाषण दे रहे होंगे। तो महाराष्ट्र से वो जो संदेश देंगे वो हरियाणा के चप्पे चप्पे तक जाएगा। इंटरनेट का जमाना है, गोदी मीडिया दिखाए या ना दिखाए, वैसे दिखाना अब उसकी धीरे धीरे मजबूरी होता जा रहा है। तो राहुल गांधी ने अच्छी बैटिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है। टीम कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है हरियाणा में और टीम कांग्रेस जो है वो उसका मनोबल बहुत ऊपर है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा में कोई चांस नहीं बचता है और महाराष्ट्र पहले से ही कह चुका है टाटा बाय बाय। जी जी जी, अब मैं सवाल लेकर आता हूं थोड़ा। संजीव कौशिक जी बताएंगे, जो महाराष्ट्र में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी आज कोल्हापुर में, और इस पूरे बेल्ट में देखिए किसानों का भी दबदबा है, इस बेल्ट में दलित भी प्रभावशाली हैं, और यहाँ आप देखिए जो पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र की, वो मराठा और दलित की पॉलिटिक्स सर चढ़कर बोलती है। तो मराठा को एकजुट रखने की कवायद तो महाविकास आघाड़ी करती ही रही है। सारे महाराष्ट्र के मराठा क्षत्रप इस खेमे में है, लेकिन बीजेपी ने जो तोड़फोड़ मचाई थी, अजित पवार को, एकनाथ शिंदे को अपने साथ जोड़ा था और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री पर प्रोन्नत इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया था, तो उसके बाद उन्होंने भी मराठा पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी मराठा नेताओं को अपने साथ एकजुट रखते हुए या उनके साथ खुद जुड़कर, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट इस महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी ने ही पाई थी। 0 से 13 तक का सफर
बहुत बड़ी सफलता। और उस सफलता के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में कुल 165 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को लोकसभा चुनाव के हिसाब से लीड हासिल है, बढ़त हासिल है। सरकार तो यही बनती हुई दिख रही है। ये लगभग हरियाणा जैसी स्थिति है। हरियाणा में भी जिन सीटों पर कांग्रेस को बढ़त दिखी थी उसकी संख्या लगभग बीजेपी के बराबर थी और 44-46 का मामला था। तो 46 कांग्रेस लीड कर रही थी और 44 बीजेपी, ये बराबरी का मामला था। लेकिन हरियाणा से बेहतर स्थिति में महाराष्ट्र में रही है। इसमें जो मुद्दा चुना है राहुल गांधी ने, शिवाजी महाराज के अपमान का मुद्दा, मराठा के सम्मान का मुद्दा और दलितों को अपने साथ जोड़ने और भागीदारी का मुद्दा, कैसे देखते हैं आप? प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी को जिस फॉर्म में आना था वो आ चुके हैं। लगातार जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने बैटिंग की और ताबड़तोड़ बैटिंग में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के लय को उन्होंने बिगाड़ दिया है, यही हम उनसे उम्मीद रखते थे। शायद इससे पहले यदि 2-4 साल पहले यदि इस फॉर्म में होते तो आज कुछ और नतीजे होते। राहुल गांधी का कल के अभियान खत्म होने के बाद में, हरियाणा के अभियान खत्म होने के बाद में तुरंत आज महाराष्ट्र के लिए निकल जाना, यह दिखाता है कि राहुल गांधी अब बिल्कुल सीरियस हो गए हैं। वो बिल्कुल कहीं कोई स्पेस देना नहीं चाहते हैं। हर एक मुद्दे पर, हर एक जगह पर वो भारतीय जनता पार्टी की कलई उखेड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं, आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कल की स्थिति जो थी, सचमुच में ये काफी चर्चा का विषय रहा कि 12 बजे किसी और पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे और 1 बजे आकर के राहुल गांधी से मिलते हैं और राहुल गांधी के साथ वो जिस तरह से हो लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए हो लेते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से तमाचा के जैसे है, जो लोग लगातार खुलेआम ये बात कह रहे थे कि शैलजा आ रही हैं और खुलेआम उन्हें ऑफर दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि वो आने वाली है। इस तरह की रणनीति और इस तरह की राजनीति अब राहुल गांधी के आक्रामक तेवर में आगे भी आप देखते रहेंगे लगातार। आज महाराष्ट्र में पहुंचना और जिस तरह से दलित वोटरों को इकट्ठा करना, या फिर जिस तरह से वो, ये बात बिल्कुल सही है कि देश के प्रधानमंत्री जाकर के माफी तो उन्होंने मांगी थी उस मूर्ति के लिए, लेकिन क्या वहां के लोग माफ कर पाए उनको? जो स्थितियां और जिस तरह की परिस्थितियां बनी और जैसे वो मूर्ति गिरा था, निश्चित तौर पर उनका स्वाभिमान भी उन्होंने कुचला था। आप जब किसी से माफी मांगते हैं तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, आपकी भाषा होती है, आपके चेहरे का भाव भंगिमा होता है। खास करके प्रधानमंत्री के तो चेहरे के भाव भंगिमा और शब्दों के बारे में तो ये कहा जाता है कि कुछ भी वो नहीं बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, तोल मोल के बोलते हैं। ऐसा कुछ दिखा नहीं कि उन्हें कोई पछतावा हो, वो केवल मौखिक रूप से माफी मांग रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने जो नब्ज पकड़ा है, जिस तरह से महाराष्ट्र में भगदड़ मचने की बात और महाराष्ट्र में जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे थे, सरकारें तो भले बनाने में कामयाब रहे, वो तोड़ के शिवसेना को और बाकी अजीत पवार को ले जाने के बाद में, लेकिन वहां कश्मकश की स्थिति जो सामने दिखाई दे रही है वो भी अंदर खाने में बेहतर नहीं है। उसका भी परिणाम आपको इस इलेक्शन में दिखाई देगा। लगातार मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी के टीम के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के टीम के लोग हैं, जिस तरह की रणनीति और जिस तरह की PR, ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राहुल गांधी में वो सारी चीजें थी, बस उसको बाहर लाने के लिए जो वक्त चाहिए था वो वक्त नहीं मिल पा रहा था, और राहुल गांधी वो सब चीज अब कर रहे हैं वो। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से खलबली मची हुई है आज के वक्त में। वो कहने के लिए लाख कहें कि हम यहाँ मजबूत हैं, वहां मजबूत हैं, आने वाले दिनों में मजबूत हैं, केंद्र में मजबूत हैं, केंद्र में जिस तरह से पाए हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आने वाले दिनों में बिहार में देखेंगे कि क्या स्थिति होने वाली है। तो ये राहुल गांधी के रणनीति का हिस्सा है और राहुल गांधी बेहद आक्रामक शैली में आज के वक्त में राजनीति कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से 4 कदम आगे बढ़ के। जो पहले लोग रक्षात्मक सोचते थे कि राहुल गांधी रहेंगे, या कांग्रेस पार्टी रहती थी रक्षात्मक, आज से 5 साल पहले 7 साल पहले की बात हम करें तो आज के वक्त में जबरदस्ती उनके मान में घुस के, उनके जगह पे घुस के, जहां जिसको किला और गढ़ वो मानते हैं उसको छिन्न भिन्न करने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी, समीकरणों को ध्वस्त करने का। और ये सारी चीजें केवल बातों से नहीं, वो दिखाते हुए कि हम आपके लिए क्या है और इन्होंने क्या किया, ये बेहद जरूरी था। और ये जी कौशिक जी, ये अशोक तंवर ने इसको ट्वीट किया था, वो ट्वीट हम आपके सामने ला रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी की उपस्थिति में महेंद्रगढ़ रैली में कांग्रेस परिवार में शामिल हुए और वो तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो राहुल गांधी के साथ हैं। उनका स्वागत किया गया मंच पर, कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल कराया गया। वो तस्वीरें भी उन्होंने
तुरंत शेयर की। जी, अपनी बात कल जारी रखें। कल कल का ये दृश्य तो बेहद मास्टर स्ट्रोक था एकदम प्रेम कुमार जी। लगातार जो कहा जाता था कि मोदी जी मास्टर स्ट्रोक लगाने में माहिर आदमी है, उनके सारे मास्टर स्ट्रोक की हवा निकलती हुई दिख गई इस रणनीति से। 1 घंटे के अंदर इतना बड़ा बदलाव, और इस तरह से मंच पर जाकर के झुकना और मंच पे जाके कांग्रेस के साथ खड़े रहने की बात प्रतिबद्धता के साथ कहना, और वो भी राहुल गांधी के सामने जाके कहना, ये भारतीय जनता पार्टी को सन्न करने के लिए काफी था। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है आज के वक्त में कि वो कहां जाए, दाएं बाएं करे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हल्के में लेना एक तरह से बेवकूफी कही जाएगी। बहुत तोड़ जोड़ और ध्रुवीकरण के मामले में माहिर भारतीय जनता पार्टी आज भी पूरी कोशिश कर रही है, वो लगी हुई है। अब ये बात अलग है कि उसके सारे ध्रुवीकरण की हवा निकलती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। दलितों का गठबंधन हो, मराठों का गठबंधन हो, आज यहाँ से निकल करके जिस तरह से वो महाराष्ट्र में जाने की एक सबसे बड़ी बात, इस चीज से एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। ये अक्सर लोग कहते थे कि मोदी जी इस तरह की रणनीति बनाते हैं, कल खत्म हुआ यहाँ, वो अगले के लिए प्लानिंग बनी हुई है, और अगले के लिए मतलब कि ताबड़तोड़ इसी को कहते हैं लय ताल बिगाड़ देना विपक्षी पार्टी को। तो राहुल गांधी इसमें लगे हुए हैं, परिणाम बेहद सुखद दिखाई देंगे। जो लोग इस उम्मीद में थे, जो लोग ये चाहते थे कि कम से कम बदलाव हो, बदलाव सुखद बदलाव की तरफ ये जाता हुआ इशारा दिखाई दे रहा है। जी जी जी। अब मैं जोशी जी के पास आता हूं। जोशी जी, आप पूरी तन्मयता से सुन रहे थे संजीव कौशिक जी को, और हम ये देख पा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में राहुल गांधी का मूव है और हरियाणा में जो मूव उन्होंने दिखलाया, हरियाणा में तो एक पूरी आक्रामकता के साथ मुद्दे गढ़े उन्होंने, बीजेपी को किसी मुद्दे का जवाब देने का अवसर तक नहीं दिया, और जवाब भी उन्होंने दिया तो यही कि जलेबी तो इंडिया में बनता है तो तुरंत खा लेते हैं, उसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। अरे जलेबी थोड़े बोल रहे थे राहुल गांधी, राहुल गांधी तो जलेबी को माध्यम बना करके बता रहे थे कि यहाँ छोटे कारोबारियों का क्या हाल कर दिया है। तो आप जितना जलेबी में उलझे, आपको तो पूरी जलेबी की तरह उलझा दिया राहुल गांधी ने पूरी बीजेपी की सियासत को। इसके अलावा वो वीडियो भी आ गया कि किस तरीके से जलेबी का विदेश में निर्यात हो रहा है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने हवा में कुछ बोल दिया, उनको लगा कि हम इस बार भी इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो बोल करके राहुल गांधी को पप्पू बना देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, खुद पप्पू बन गए। तो जो दांव इधर चल रहे थे वो उल्टा पड़ गया, और अशोक तंवर का दांव तो बहुत बड़ा दांव है ही, और इस चौंकाने वाले तरीके से पूरी ऐसा लगा पूरी तरह से वो स्क्रिप्टेड थी कि अशोक तंवर वहां रैली में जाएंगे, कांग्रेस का आदमी वहां पहुंचेगा, वो फिर गाड़ी में एक साथ आएंगे और राहुल गांधी की सभा के स्थल पर बाहर आएंगे, और जैसे सभा खत्म होगी वो मंच पर चढ़ जाएंगे और उनका स्वागत और ऐलान हो जाएगा। इस तरह से स्क्रिप्टेड ढंग से चीजें हुई कि ऐसा लगा जैसे कांग्रेस ने अपना स्लीपर एजेंट बीजेपी में डाल रखा था। कहानी उलट गई क्या? लगता ऐसा ही है प्रेम जी कि अब देखिए बीजेपी जिस काम के लिए जानी जाती है वो है कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में शामिल करना, उनको शाम दाम दंड भेद से किसी भी तरीके से डराकर ईडी से, सीबीआई से, दूसरी एजेंसियों से, प्रलोभन से, खोखे से और मौके से वो कांग्रेस सरकारों को तोड़ना, कांग्रेस जहां पर मजबूत है उसे कमजोर करने के लिए वहां के कद्दावर नेताओं को अपने यहाँ शामिल करना, इस काम के लिए वो मानी जाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कहता हूं कि भांगरेस हो चुकी है। जिस कांग्रेस मुक्त भारत का सपना मोदी जी देखते रहे और बकवास करते रहे उसको लेकर, वो अब कांग्रेस मुक्त नहीं कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। ऐसे में अशोक तंवर का आना कोई ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से आए हैं, इम्पोर्ट करके आए हैं। जो लोग अशोक तंवर को जानते हैं, उनका इतिहास जानते हैं, उन्हें मालूम होगा कि उनकी जड़ें कांग्रेस में बहुत गहरी हैं।
वो चले गए। बीच में अवसरवादिता हर नेता में आती है, हो सकता है कोई और वजह हो सकता है कोई ऐसी धमकी हो, कोई फाइल हो, उन्हें डर लगा हो, वो आ गए हो। लेकिन उनका इतिहास बताता है, उनकी जो पत्नी है अवंतिका, वो ललित माकन, स्वर्गीय ललित माकन की बेटी है। ललित माकन कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में रहे हैं और इसकी शादी भी सोनिया गांधी ने, अवंतिका की शादी वो कराई थी अशोक तंवर के साथ में, उसमें सोनिया माध्यम थी। तो ये लोग आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से अशोक तंवर शामिल हुए हैं, उसमें ना भूपेंद्र हुड्डा का कोई योगदान है, ना शैलजा का कोई योगदान है, ना किसी और नेता का कोई योगदान है। वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का मामला है। और उन्होंने बड़े सलीके से ऐसे समय पर जब दलितों के हितों को लेकर सेंधमारी की लगातार कोशिश की जा रही थी, नरेशन सेट किए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी है वो दलितों की समर्थक है, वो दलितों के लिए बहुत करती है और दलित वहीं पर सुरक्षित हैं। कांग्रेस में तो दलितों की कदर ही नहीं होती, कांग्रेस में उपेक्षित कर दिया जाता है, स्त्री का भी अपमान होता है। इस तरीके के नरेशन गोदी मीडिया के साथ मिलकर बेशर्मी के साथ, मैं कहूंगा बेशर्मी के साथ सेट कर रहे थे। क्योंकि कल की घटना आपने देखी उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से एक दलित युवक की पिटाई की गई और उसके ऊपर पेशाब किया गया। ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में भी हुई, पूरे देश में होती हैं। और ये करने वाले भाजपा से जुड़े हुए लोग क्यों होते हैं? एक सवाल है, क्यों होते हैं? मतलब जब वो निकलते हैं तो भाजपा के लोग क्यों निकलते हैं? अब लोग किसी के भी हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के भी हो सकते हैं, लेकिन भाजपा ऐसे लोगों को प्रश्रय देती है। जैसे वाराणसी में बीएचयू के जो बलात्कारी थे, वहां पर दुराचारी थे, जिन्होंने यौन हिंसा की बीएचयू की लड़कियों के साथ में, उनको मध्य प्रदेश प्रचार में भेज दिया था लोकसभा चुनाव के, और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। और जब वो आए तो इनके विधायक उन्हें बरबी खिलाकर स्वागत कर रहे थे। तो ये साफ है कि दलित विरोधी भाजपा किसी तरह से आंखों में धूल झोंककर दलितों का वोट हासिल करना चाहती है या कांग्रेस से छिटकाना चाहती है। वो स्वप्न भंग कर दिया राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने उस स्वप्न को चकनाचूर कर दिया। अब हरियाणा में दलित वोटों का विभाजन होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है। ऐसी स्थिति में हरियाणा अब एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा प्रेम जी कि कम से कम 50 सीटें और 60-70 ऊपर कहां तक जाती हैं। देखिए, जब ग्राफ चलता है ना, जब आंधी चलती है, जब हवा जो है आंधी तूफान में परिवर्तित होता है, तो ये नहीं मालूम होता कौन कौन से दरख्त उसकी चपेट में आएंगे। और हर व्यक्ति, 12 मंत्री उनके और मुख्यमंत्री उनके हारने की कगार पर पहुंच गए हैं। और कहा जा रहा है बहुत मुश्किल है इनका जीतना। नायब सिंह के बारे में भी यही कहा जा रहा है, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कि ये जीत नहीं सकते। खट्टर साहब की हालत पतली है, पोस्टरों से, होर्डिंग से मोदी साहब और खट्टर के फोटो हटा लिए गए हैं। इस स्थिति में और अमित शाह और मोदी साहब पीठ दिखाकर, मैदान छोड़कर पहले ही भाग गए हैं, भाग खड़े हुए हैं। तो ये स्थितियां दर्शाती हैं कि ये ग्राफ कहां तक जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। आप ये मतलब 70 जाएगा, 65 जाएगा, 80 जाएगा, 80 के भी पार हो जाएगा, इसकी आज की तारीख में कोई भी इसको अनुमान नहीं लगा सकता। बड़े से बड़ा सेफोलॉजिस्ट भी इसको अनुमान लगाने में फेल हो जाएगा, जैसे केजरीवाल के समय में दिल्ली में हुआ। 2005 की जो जीत है वो रिपीट नहीं होगी, वो उसका रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। प्रेम जी, उसका रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। जी प्रेम जी, 2005 में कांग्रेस को 67 सीटें मिली थी और इस बार पूरे आसार दिख रहे हैं कि वो रिकॉर्ड कांग्रेस तोड़ देगी। देखिए, आप कह रहे हैं कि सेफोलॉजिस्ट भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं हरियाणा में किसकी कितनी बड़ी जीत होने वाली है। किसकी होने वाली है तो अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी जीत होने वाली है यह अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। तो लेकिन एक बात जो सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं और कहने लगे हैं,
वो बात बता देती है कि हरियाणा में जीत बड़ी होगी। वो ये है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा है हरियाणा में। ये बात सैफोलॉजिस्ट भी अब मानने लगे हैं। आंकड़े तो वो ला नहीं रहे हैं सत्ता के डर से, लेकिन उनके सैफोलॉजिस्ट जो हैं वो टीवी चैनल्स वगैरह में बैठ करके अपनी बातें कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से हरियाणा में कहीं ज्यादा है। तो ये अपने आप में ये एक नतीजा बता रहा है। अच्छा, एक और घटना घटी थी कि महेंद्रगढ़ में जब राहुल गांधी वहां गए, अशोक तंवर तो आए ही, लेकिन योगेंद्र यादव ने मंच पर चढ़ करके जो वो भाषण दे दिया और कांग्रेस का समर्थन कर दिया और कहा वो झूठ पर करके उन्होंने 3 शब्दों की युगलबंदी लगाई। हम थोड़ा उस चीज को सुनाना चाहते हैं अपने दर्शकों को भी। और उसमें एक खास बात और की, योगेंद्र यादव ने महेंद्रगढ़ से पूरे यादव समाज को, यदुवंशियों को, अहिरवाल वाला जो इलाका है उसको जो मैसेज कन्वे किया है मंगेश यादव के एनकाउंटर के जरिए, उसका असर दूर तक जा सकता है। इसकी व्याख्या करते हैं लेकिन मैं पहले बाइट सुना देता हूं हरिशंकर जोशी जी। भाई एक नाम याद रख लेना, जब इस रैली से वापस जाओ तो किसी बच्चे को कहना YouTube पे आपको दिखा देगा। क्या नाम? मंगेश यादव। उत्तर प्रदेश में बस YouTube देख लेना, मंगेश यादव कौन था, उसकी हत्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों की थी, बाकी सब अपराधियों को क्यों बचाया था, सिर्फ मंगेश यादव की हत्या क्यों हुई थी, आपको सच्चाई समझ आ जाएगी। और सच्चाई ये है, जैसे हरियाणा में जाट समाज के खिलाफ सब लोगों को भड़काती है बीजेपी, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों के खिलाफ भड़काने का काम बीजेपी करती है। ये बात गांव-गांव तक पहुंचाना आप। भाई ये किसी के सच्चे नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी के सच्चे हैं। भाई भाई को भिड़ाने वाले लोग हैं, हमें इसके चंगुल में नहीं आना। बस एक आखिरी बात और, ये बाइट हमने सुना दी। आप जो कह रहे थे वही वाली बाइट है एग्जैक्टली, कि उन्होंने मंगेश यादव का चेहरा दिखा करके ये बताया और कि बीजेपी डिविजिव पॉलिटिक्स खेलती है, हेट से वोट पैदा करती है। ये कहीं जाट के खिलाफ नफरत, कहीं यादवों के खिलाफ नफरत। और चूंकि अहिरवाल इलाके में थे और योगेंद्र यादव के नाम के आगे भी यादव लिखा हुआ है, तो जाहिर बात है कि उनकी अपील, योगेंद्र यादव की अपील मंगेश यादव के नाम पर यादवों के बीच एक बड़ा मायने रखती है। मैं आना तो चाहता था संजीव कौशिक जी के पास, लेकिन एक कमेंट हरि जोशी जी आप इस पर दीजिए, फिर मैं संजीव कौशिक जी के पास आता हूँ। देखिए, ये इलाका जो है वो अच्छा खासा रहा है और ये पहले कांग्रेस को अच्छे सीटें देता रहा है, लेकिन राव के बीजेपी में जाने के बाद, उनकी महत्वाकांक्षाओं के बाद, अब वहां पर यादव वोट जो है छिटक ना जाए, इसका एक ये योगेंद्र यादव के जरिए एक अच्छा स्ट्रोक कांग्रेस ने खेला है। और योगेंद्र यादव ने बड़ी सफाई के साथ में मंगेश यादव का जो एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से एक गरीब आदमी को उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के नाम पर मारा गया, उस पर जांच भी चल रही है और तमाम उस पर मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन वहां एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो एक खास टारगेट करके किए जा रहे हैं। हालांकि विकास दुबे का भी हुआ, कुछ और लोगों के भी हुए, लेकिन टारगेट जो है वो साफ समझ में आता है। ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो साफ समझ में आता है। इनकी स्थिति ये है कि जहां हिंदू मुसलमान लड़ सकते हैं वहां हिंदू मुसलमान लड़ाइए, जहां पर नहीं लड़ सकते हैं हिंदू मुसलमान, तो ये प्रभु श्री राम और प्रभु श्री बजरंगबली महाराज को लड़ाने की भी कैपेसिटी रखते हैं। ये गणेश जी को 1 घंटे में पूरी दुनिया में दूध पिला सकते हैं। ये कोई भी प्रपंच रच सकते हैं और कांग्रेस इनके इस बार हरियाणा में हर प्रपंच को वॉशिंग मशीन में धो रही है।
वॉशिंग मशीन इनके पास नहीं है, और पंचों को धोने की वॉशिंग मशीन कांग्रेस के पास भी है, वो लगातार धो रही है। जी प्रेम जी। जी, अब मैं संजीव कौशिक जी के पास आता हूँ। जी हाँ प्रेम जी, पहली बार हम लोगों ने देखा इतने सालों के इतिहास में, उम्र तो हो ही गई है कि कहा जा सकता है, सत्ता में बैठे हुए लोग समाज को बांट करके इस तरह की राजनीति करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश से जो नजीर पेश करने की बात है, ये मंगेश यादव, केवल मंगेश यादव की घटना नहीं है। आपने देखा होगा गोमती नगर में वो जो घटना घटी थी, एक महिला और एक पुरुष के साथ जिस तरह से बदतमीजियां की गई, 16 लोग गिरफ्तार हुए, और विधानसभा में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने 2 चुन करके नाम रखे थे, एक मुस्लिम और एक यादव का, बाकी उसमें शर्मा भी थे, गुप्ता भी थे, तिवारी भी थे, बाकी किसी के नाम का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। जानबूझ करके टारगेटेड 2 लोगों का नाम उतने लोगों के बीच में, 16 लोगों के बीच में से रखना, एक यादव और एक मुस्लिम का, साफ दिखाई दे रहा था कि उनके जहन में क्या चल रहा है। और ये बातें लोग तो समझ ही रहे थे इन सारी चीजों को। कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में ये बात खुल के रखा कि इनकी नीयत क्या है, और ये नीयत, अब बात नीयत की हो गई है, सोच की हो गई है, समझ की हो गई है कि किस तरह से राजनीति करना चाहते हैं। क्या वाकई जो चीजें पर्दे के पीछे आरोप लगाने की बात थी, अब खुलेआम दिखाई दे रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, उनकी सोच क्या है, वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और क्या इसी तरह की राजनीति समाज में चलेगी। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति का पुरजोर विरोध करती हुई दिखाई दे रही है, और हर मोर्चे पर कोई नजीर बता दे कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई भेदभाव किया हो इस तरह से। और यही कांग्रेस पार्टी की मजबूती है, और इसी मजबूती की वजह से कांग्रेस पार्टी से छिटके हुए लोग जो किसी लोभ लालच और सत्ता के बहकाव में आकर के जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ घूमे थे, वो केवल वापस कदम खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम कुमार जी आगे। अब जी बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा लौटते हैं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर के महाविकास आघाड़ी में मोटे तौर पर सहमति हो गई है। 288 सीटें हैं, उसमें जो नतीजे औपचारिक रूप से घोषणा होगी उसमें 100 सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस शेयर करेंगी, और बाकी सीटें एनसीपी शरद पवार को दी जाएगी। ये मोटे तौर पर है, उसमें कुछ 2, 4, 5 सीटें जरूर इधर उधर होंगी जहां स्थानीयता के आधार पर कौन जीत रहा है और कौन कम, उसमें समझौते होंगे, लेकिन मोटे तौर पर जो सहमति है 100 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस शेयर करेंगी, और बाकी 88 सीटें महाराष्ट्र, क्षमा कीजिए, ये शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी है वो शेयर करेंगी। दूसरी तरफ महायुति में अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। जो अजित पवार को 40 सीटें दी जाने की बात हो रही है, अजित पवार 50 मांग रहे हैं, उनको 10 सीटें और चाहिए। बाकी जो 238 सीटें बचती हैं उसमें बीजेपी चाहती है कि हम 150 सीटों पर कम से कम लड़े, और वो 160 भी हो जाए, 150 को 160 करना चाह रही है। तो जाहिर बात है कि एकनाथ शिंदे को थोड़ा सा जिच है इस पर, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मूला वहां सामने नहीं आया है। तो इस विवरण से ये है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग ऑलमोस्ट तय है, घोषणा बाकी है, और बीजेपी अब तक सत्ताधारी दल जो कि सत्ता में है, ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, वो सीट शेयरिंग तय नहीं कर पा रही है। तो ये इस स्थिति को कैसे आप देखते हैं? संजीव कौशिक जी, थोड़ा आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद फिर हम हरि जोशी जी के पास भी आएंगे। प्रेम कुमार जी, साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और उनके लोगों को अपनी तरफ खींच लिया, इतिहास गवाह है कि ऐसा हुआ नहीं है पहले। जब कभी भी किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ने की बात होती है तो आप तत्कालिक तोड़ लेते हैं, जितने विधायक हैं उनको तोड़ करके आप अलग हो सकते हैं, या सांसद है उनको तोड़ सकते हैं। लेकिन ये कोई सोच ले कि जड़ से खत्म कर दे और उसकी स्वामित्व को छीन ले, या उसके स्वामित्व कहना ठीक नहीं है राजनीतिक दल में, या उसके अधिकार को छीन ले। लोग जो चाहने वाले हैं जिस परिवार की परंपरा को, या फिर जो जिसके हाथ में कमान होता है क्षेत्रीय दलों का, उसके हाथ में से छीनना आसान काम नहीं होता, और होता भी नहीं। आसान काम क्या, होता भी नहीं। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को खत्म कर दे कोई, ऐसा संभव ही नहीं है। लालू यादव के पार्टी से, राजद पार्टी से लालू यादव के परिवार को खत्म कर, सबकी बात छोड़ दीजिए, सारे सांसदों को तोड़ लिया रामविलास पासवान के खेमे से।
उनके बेटे के खेमे से। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सड़क पे आ गए, कोई नहीं था उनके साथ, लेकिन फिर उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और फिर वो वापस आए। मतलब ये कि लोजपा उन्हीं की थी और उन्हीं की रहेगी। ठीक वैसे ही शिवसेना को आप तोड़ने के लिए तोड़ लीजिए, लेकिन शिवसेना पर एक छत्र अधिकार या शिवसेना के चाहने वाले लोग, वो विधायक तोड़ के जाने के वजह से सरकार उधर बनी थी, लेकिन लोगों में एक कसक है और उसका भी जवाब पुरजोर इस बार देने वाले हैं। लोगों को पता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे को या जिस तरह से उनके बेटे को या जिस तरह से शिवसेना को इग्नोर किया गया, जिस तरह से सरकारें बनी और बाद में एक तरह से कोर्ट ने भी जिस तरह से डिसीजन दिया था, वो सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देगी, इस पे परिलक्षित होंगी इस बार। और वो सारे लोग, चूंकि लोग वही है, लोग समझते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया था और कहां से कहां कैसे किस कंडीशन में चला गया और किस तरह से पार्टी से बेदखल कर दिया गया। तो ये गुस्सा भी है। विकास तो अपने जगह पे है ही, राजनीतिक गतिविधियां अपने जगह पे है ही, लेकिन इस गुस्से का भी खूब भाजन बनना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को तो तत्कालिक लाभ दिखाई देता है, किसी भी सत्ता को तोड़ करके वो अपना बना लेती है, लेकिन दीर्घकालिक वो टिक नहीं पाती है। आज के वक्त में जो समीकरण दिखाई दे रहा है, बेहद मजबूती के साथ वापसी करती हुई वहां भी दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। अभी हम पार्क में सुबह में टहलने जाते हैं, एक मेरे मित्र है भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुरजोर समर्थक है, हमसे पूछे ऐसे ही कि क्या स्थिति है महाराज सब जगह पे। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मत बोलिए, कुछ अच्छा भी बोल दिया कीजिए टीवी पर। मैंने कहा कि हमें जो दिखाई देता है वही बोलते हैं, हमारे अच्छा या बुरा बोलने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो वो भी यही बात कह रहे थे, समर्थक है वो, लेकिन वो भी यही बात कह रहे थे कि जो दिख रहा है वो बेहतर नहीं दिख रहा है। अब ये कैसे बेहतर होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए चिंता की लकीरें चेहरे पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये बेहतर कैसे होगा या होगा भी नहीं, ये लाख टके का प्रश्न है। मुझे तो नहीं लगता कि होने जा रहा है। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां चल रही है, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जिस तरह से ट्रैप लगा के पूरे हिंदुस्तान में अपना पताका फहराती हुई दिखाई दे रही थी, वो सारे पताका धीरे धीरे खिंचते हुए उनके दड़बे में घुसते हुए दिखाई दे रहा है और अंत में केंद्र का भी समापन होगा। प्रेम कुमार जी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां महाराष्ट्र में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर नहीं। जी जी जोशी जी, आपके पास आता हूं। और ये जो दिख रहा है, हालांकि आज अरविंद केजरीवाल जी अपना घर खाली कर रहे हैं, वो भी विजुअल थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। और मकान उनको खाली करना पड़ रहा है, सरकारी आवास। वो भी देखना चाहता है उस विजुअल को। क्यों? इस देखिए, पूछा, मेरे मन में आया क्योंकि मैं बता रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी को भी घर छोड़ना पड़ा था। वो विजुअल आज भी जब तक मीडिया में बहुत चर्चित होता है कि कैसे वो उनकी बेगुनाही का सबूत बताता है कि कोर्ट ने बाद में उनको उनकी सदस्यता भी वापस कर दी, हाई कोर्ट ने ज्यादती की थी, सारी चीजें सामने आई। तो वो घर से लॉक करने का जो उनका दृश्य है वो सब लोग देखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने दोबारा मकान लेने से मना कर दिया, वो अपनी मम्मी के ही मकान में है। अब तो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष वाला मकान मिल गया है। अभी शिफ्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, लेकिन ये आपको याद आता है जो लोजपा के नेता चिराग पासवान के घर का सामान बाहर फेंका गया था, रामविलास पासवान की मूर्ति बाहर की तस्वीर बाहर फेंकी गई थी। इतना सारा अपमान सहने के बाद भी वो बजरंग दली बने रहे, वो भी दृश्य लोग बार बार याद करना चाहते हैं। और ये अरविंद केजरीवाल का भी ये दृश्य, जिस घर के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई कि वो आलीशान मकान में रहते हैं, वो शीश महल में रहते हैं, तो अब लीजिए उस शीश महल को वो छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए इस लिहाज से ये दृश्य जो है महत्वपूर्ण है, जिसको और निश्चित रूप से लोग देखना चाहेंगे कि आखिर वो कैसा शीश महल था जिसमें कि राहुल गांधी, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, तो उसको भी देखना चाहेंगे। चलिए हम दिखाई देते हैं उस दृश्य को। मूवर्स एंड पैकर्स पहुंच गया है सामान को समेटने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर, और ये पैकिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चल रही है। आज सामान शिफ्टिंग का काम जो है वो शुरू हो गया। खाली हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल अपना आवाज छोड़ देंगे, केजरीवाल आज घर खाली कर देंगे। तो ये भी दृश्य देखना बहुत जरूरी है कि वो शीश महल जिसको अरविंद केजरीवाल छोड़ रहे हैं और बड़े आराम से छोड़ रहे हैं। तो मैं आता हूँ हरि जोशी जी आपके पास। जी
देखिए, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि मान लो ये संख्या कै है, तो मैंने मान लिया, क्योंकि कोई भी समीकरण का हल निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो मानना पड़ता है कि सपोज इट्स ए, या मतलब ये का है, खा है, गा है। तो केजरीवाल जी का भी देखना चाहेंगे निश्चित तौर पर। शीश महल को तो देखना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों ने अभी शीश महल देखा नहीं है अंदर से कैसा है, और मूवर्स पैकर्स आ गया है, ये आपने दिखा दिया। अब मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी दिन आप शीश महल के भी कुछ विशेष एक वीडियो बनाएंगे कि कैसा है शीश महल। खैर देखिए, उससे बड़ा महल जो है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा लगाकर मोदी जी का घर बना है। और मोदी जी ने जिस तरीके से जनता के धन का, मेरे और आपके पैसे का दुरुपयोग किया है, ऐसा दुरुपयोग आज तक आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और मुझे उम्मीद है ये भविष्य में भी नहीं होना चाहिए, होगा नहीं। इतना दुरुपयोग नहीं होगा कि कोई व्यक्ति अपने सनक के लिए संसद भवन, अच्छा खासा संसद भवन छोड़ के एक ऐसा संसद भवन बनाए जनता के पैसे से, और अरबों रुपया उसमें ठूस दे, जो एक पहली बरसात में ही जुचाने लगे। कोई व्यक्ति ऐसा रामराज स्थापित करे कि जिसमें अयोध्या में राम पथ में पहली बारिश में गड्ढे पड़ जाएं और मंदिर की छत चूने लगे, जहां रेलवे स्टेशन की दीवार पहली बारिश में ढह जाए। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पूरे देश में जिधर जिस शहर में देखेंगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन केजरीवाल की बात इसलिए मैं हंस रहा था कि केजरीवाल कहा करते थे कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं सरकारी कार का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। वो जो आदर्श स्थितियों का बखान करते थे और अपने को आदर्शवादी बताया करते थे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। कहाँ फंस रहे हैं, उन बातों को रहने दीजिए। बहुत सारे नेता बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मूलतः जनता के प्रति प्रतिबद्धता के मामले में अगर कोई नेता फेल होता है तब हम आलोचना करें। और सरकारी गाड़ी लेना नहीं लेना, आंदोलन के समय कुछ बातें करना, उन सब बातों को भी रहने देते हैं और लौटते हैं महाराष्ट्र की सियासत पर। जो महाराष्ट्र में जी संविधान, इससे पहले हमारे दर्शक बहुत सारे ये ट्वीट कर रहे हैं कि हाँ, हरियाणा में पैसों का बहुत खेल चल रहा है। और पैसों से, अभी विधि जी ने भी पूछा कि रामविलास शर्मा जी महेंद्रगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत पैसा बांट रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है, जानना चाहते हैं। देखिए, रामविलास शर्मा जी बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीतने नहीं जा रहे हैं, ये मान लीजिए। और पैसा हरियाणा के युवाओं को चाहिए। इलेक्शन में एक अल्पकालीन रोजगार होता है, खुशी खुशी से पैसा लेते हैं सब। और अब तो जब से अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा ही कर रखी थी कि पैसा देने आएंगे आप रख लीजिएगा। घूस कोई देता हो तो घूस मांगता हो तो घूस दे दीजिए और उसका वीडियो बना लीजिए। इस तरह की बातें जो अरविंद केजरीवाल ने सिखाई है, तो जनता अब किसी को पैसे के लिए मना नहीं करती, वोटर अब मना नहीं करती, रख लेती है पैसा। उसके बावजूद करती वही है जो जिधर हवा का रुख होता है। हम ये कह रहे हैं, वो लोग अपने मन से हवा के रुख के साथ चलते हैं। ऐसे वोटर जब देखते हैं कि कांग्रेस जीत रही है तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, जब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ मुड़ जाते हैं। तो पैसा लेने वाले वोटर का यही कैरेक्टर होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस हरियाणा चुनाव में हवा का रुख जो है सबका वन लाइनर है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। तो पैसों का इम्पैक्ट भी उसी तरह दिखेगा। लोग अपने थोड़ी बहुत तकलीफ जो है उन पैसों से दूर कर लेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से अपना मत नहीं बदलेंगे। और अब आता हूं जोशी जी आपके पास, 2 बार मैं आते आते एक सवाल सर मेरा और है सर, एक सवाल अगर आप इजाजत दें तो वो आप ही से है सर। अरविंद केजरीवाल जो है वो हरियाणा में दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ताकत है उनकी हरियाणा में सर। और हरियाणा में वो कह रहे थे अभी पिछले दिनों कि कोई भी सरकार बनेगी वो मेरे बगैर नहीं बनेगी, मतलब आम आदमी पार्टी जो है वो किंग मेकर होगी, ऐसा वो कह रहे थे। जैसे पिछली बार जेजेपी थी, तो जेजेपी की तरह ही आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनना चाहती है क्या?
देखिए जोशी जी, आपने इस बात का सही मतलब नहीं लिया अरविंद केजरीवाल जी का। उन्होंने कहा कि हमारे बगैर नहीं बनेगी, इसका मतलब हम सरकार में शामिल होंगे, ये है इसका मतलब। किंग मेकर नहीं है जो आप मतलब ले रहे हैं। किंग मेकर होना दूसरी बात, वो सरकार में शामिल होंगे उसको कह रहे हैं। उनके बोलने की भाषा बहुत सतर्क है। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी जब विदेश जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी से संभावना तलाशिए इसकी गठबंधन की। और अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तब उन्होंने पूरा जो हरियाणा की तरफ में चुनाव प्रचार का मुहिम था उसको पूरा ठंडे बस्ते में डाल दिया। बमुश्किल एक दो प्रतीकात्मक सभाएं की। वो जोश, वो खरोश, वो बयान देना कि हम जीत रहे हैं, हम आ रहे हैं, जो इस चुनाव में होता है, हरियाणा के लिए अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिखाया। उस इंडिया गठबंधन की मूल भावना के साथ है, इस बात को समझिए। चाहे राहुल गांधी अमेरिका जाने से पहले बोल रहे थे या अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद बोल रहे थे, दोनों को मिलाइए तो दोनों एक प्लेटफॉर्म पर मिलता दिखता है। दिल्ली के लोकल लीडरशिप की बात छोड़ दीजिए, वो लड़ेंगे। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के नेता, इनका नेचुरल है, तो संदीप दीक्षित जैसे नेता बयान देंगे। मैं इसको इसी रूप में देखता हूं जी। अच्छा सर, बीजेपी के जितने ये सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए मैंने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, उसे निकाल दिया है, मतलब जितने भी लड़ रहे हैं, जो भी हैं सहयोगी, जो भी अपने आप को सहयोगी मानते हो बीजेपी का, वो 90 के पार कितनी सीटें जीतेंगे और 90 के नीचे कितनी सीटों पर जमानत बचा पाएंगे अपनी? देखिए जोशी जी, इस बार हरियाणा में मुश्किल गिनती से जो कुछ एक निर्दलीय जीतेंगे। सावित्री जिंदल हो गई, या इस बार तो हो सकता है गोपाल कांडा भी हार जाएं। कई लोग कह रहे हैं जीत रहे, मान लीजिए गोपाल कांडा जीत गए, तो इस तरीके से और दो एक चार अंबाला में अनिल विज की सीट पर चित्रा नरवाला लड़ रही हैं, उनके भी वो भी अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, फाइट में है। हाँ, वो तो हीरोइन को भी बुलाकर चुनाव प्रचार करा रही है, अच्छा खासा ये है। तो मान लीजिए वो भी कहीं जीत जाए, तो इस तरीके से गिने चुने ये संख्या 5 से ज्यादा नहीं जाने वाली है। 3 हो, 4 हो इंडिपेंडेंट्स, जिसको पॉलिटिकल वरद हस्त हासिल है वैसे इंडिपेंडेंट। या रामविलास शर्मा जी की बात कर रहे थे, अगर बहुत लहर चली तो चलिए वो भी जीत गए, लेकिन वो भी जीतने नहीं जा रहे हैं। बची बात पार्टियों की, निर्दलीय सी छोटी संख्या होगी पार्टियों की। छोटी पार्टियां जो INLD हैं, जो JJP हैं, उनको खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। BSP है, इन आजाद पार्टी है, इन सब का खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये बात आज हालांकि बहुत लोग कहते हैं 2-4 सीट आ जाएंगी, 2-4, अरे कौन सी सीट आ जाएंगी ये कोई नहीं बता पा रहा है, क्योंकि इनकी सब सीटों पर हालत खस्ता है। और लोग कहते हैं कि विश्लेषक कहते हैं कि 4 सीटों पर लड़ रहे हैं तो शायद एक जीत जाए। अरे काहे शायद एक जीत जाए, या तो चारों जीत जाए या चारों हार जाए, ऐसा क्यों नहीं बोलिए 4 सीट में कौन सी सीट है जहां वो जीत सकते हैं। तो ये बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। कारण यह बाई पोलर इलेक्शन है, और बाई पोलर इलेक्शन में बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है। क्योंकि बाइपोलर इलेक्शन में एज होने का मतलब, मामूली रूप से अगर 3-4% का भी एज हो गया कांग्रेस को तो क्लीन स्वीप हो जाएगा। ये चुनाव इस तरह से देख रहा है, ट्रायंगुलर फाइट नहीं है कि बीजेपी फायदा उठा लेगी। हाँ, आम आदमी पार्टी अगर कुछ भी वोट लाती है इस कौन सा कहते हैं GT रोड बेल्ट में, तो GT रोड बेल्ट में आम आदमी पार्टी को वणिक समाज का ही वोट मिलेगा। और वणिक समाज किसके वोटर हैं आप समझिए, बीजेपी के वोटर हैं। तो ये ट्रायंगुलर तो बीजेपी को नुकसान कर जाएगा अगर आम आदमी पार्टी कुछ भी वोट लाती है। तो एकदम दृश्य अलग है, सब बदल चुका है, राजनीति बदल चुकी है। अब मैं जोशी जी बार बार मैं आपके पास आता हूँ, आप जो है हमारे पास आ जाते हैं। महाराष्ट्र पर बोलिए। संजीव जी बहुत देर से नहीं बोल रहे हैं सर। संविधान सम्मेलन जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं, जो संविधान सम्मेलन करना, आप उत्तर प्रदेश में संविधान सम्मेलन करके फिजा बदल दिया राहुल गांधी ने। इलाहाबाद का संविधान सम्मेलन हो या उससे पहले लखनऊ का संविधान सम्मेलन हो, लखनऊ वाले सम्मेलन में तो मैं गया था, मैंने देखा था कि बड़ी संख्या में वो जय भीम के नारे कांग्रेस के संसद में लग रहे थे। हमें उसी दिन लगा कि ये तो परिस्थिति बदल गई है, और वाकई बदल गई। तो ये संविधान सम्मेलन हरियाणा की फिजा को बदल चुका है।
हरियाणा में भी कई एक संविधान सम्मेलन हुए, राहुल गांधी मौजूद रहे, और अब ये संविधान सम्मेलन महाराष्ट्र पहुंच गया है। जी संजीव कौशिक जी। बेहतर होता कि हरि जोशी जी इस पर प्रकाश डालते, क्योंकि ऐसे में हमारे दर्शक ये समझेंगे कि आप दोनों के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। नहीं, लगातार जिस तरह से राहुल गांधी संविधान की बात को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे थे, यहाँ से लेकर के विदेशों में भी जिक्र कर रहे थे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग इसकी आलोचना कर रहे थे। वो ये बात कहने का प्रयास कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि संविधान कहाँ खराब टूटता हुआ या खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने एक परसेप्शन कर दिया जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति हुई, झूठ का, जैसा कि वो आरोप लगाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कदम थे निश्चित तौर पर संविधान विरोधी तो थे ही। संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल करना, जिस तरह से लगातार राहुल गांधी ये बात कहते चले आए कि जातिगत जनगणना, जातिगत आधारित जनगणना होने की बात वो कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप्पी से आ जाती है। जब उसके साथ बिहार में वो सत्ता में होती है, नीतीश कुमार कराते हैं, और सत्ता से निकलने के बाद में तुरंत शांति चारों तरफ से। राहुल मुद्दों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे थे। इससे पहले कांग्रेस से लोग सवाल पूछते थे। अब सचमुच में परिस्थितियां बदली हुई है। राहुल गांधी जो सवालों की फहरिस्त लेके घूम रहे हैं और हाथ में संविधान लेते हुए जो अभी भी आप तस्वीर में दिखा रहे हैं, वो संविधान लेके ये इतना भारी पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि किस तरह से संविधान विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां, ये छोटी मोटी बात है क्या कि पिछले 3-4 दिनों का आप घटनाक्रम निकाल के देख ले तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, पहले तो ये कहता है कि नहीं, ये जो बुलडोजर की न्याय नीति है वो गलत है। जिस नीति को आप पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं उस पर प्रश्न खड़ा कर देती है। जिस लड्डू के बारे में आप बात कहते हैं कि उसमें चर्बी मिला हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में खलबली मचा दिया। ध्रुवीकरण के नाम पर पता चलता है कि जो बना लड्डू उसमें कोई चर्बी थी ही नहीं, इस बात की पुष्टि ही नहीं है। ऊपर से फटकार लगती है कि आप गलत कह रहे हैं। देश के गृह मंत्री पर वित्त मंत्री पर कोर्ट आदेश देता है कि एफआईआर दर्ज करो। ये बात पता है कि क्योंकि संविधान यहीं पे बचाने की बात होती है कि दूसरे किसी पर एफआईआर दर्ज होने की बात होती तो शायद इस पर रोक लगाना बहुत मुश्किल था या ना के बराबर था। किस तरह से 20-21 दिनों के लिए उस पर रोक लगा दी गई। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि सब पे कब्जा वो करते चले जा रहे हैं और गलत तरीके से गलत दिशा में देश को ले जा रहे हैं, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, मतलब राजनीतिक लाभ के लिए। और इसी बात को राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि लोगों के बीच में कि देखो कि ये कर क्या रहे हैं। और ये बात लोगों के बीच में ले जाना, यही संविधान बचाने की एक जिद है और कवायद है। और कि किस तरह से ये सारे पूर्ववर्ती सरकारों के मानदंड को ध्वस्त करते हुए केवल मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इस बार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। इस वजह से वो 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं और 4 कदम पीछे खींच भी रहे हैं। उनकी मजबूरियां भी ऐसी बन जा रही है। लेकिन इनके काम करने के जो तरीके पिछले 10 साल में रहे हैं वो देश को कहां गर्त में ले गया है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आप कहते हैं कि हमने नया हिंदुस्तान बना दिया है जिसमें 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा रहते हैं। वो नया हिंदुस्तान आपने बना दिया। 3 गुना से ज्यादा हिंदुस्तान पे कर्ज के बोझ तले आपने दबा दिया है। एक आदमी के बारे में यदि उस पर समीकरण बिठाया जाए तो 2.5 लाख रुपए के आसपास में बनेंगे। तो ये जो बातें हैं वो लगातार राहुल गांधी यही बात अब इस महाराष्ट्र में भी जाकर के वो संविधान सभा करने की बात कर रहे हैं, तो वो यही बात कहने का प्रयास करेंगे वहां पर भी। और वहां भी दलितों की स्थिति, आज वो दलितों की स्थिति के लिए चिंता क्यों है? जिस समाज के लिए राजनीति किसके लिए की जाती है? राहुल गांधी का एकमात्र उद्देश्य तो यही है कि जो मजबूत है वो जी लेगा, जो मजबूत है वो मजबूत है, जो गरीब है वो और क्यों गरीब होता चला जा रहा है, उसकी भागीदारी क्यों नहीं बढ़ रही है, उसकी मजबूती क्यों नहीं हो रही है। वो उसी के लिए राजनीति कर रहे हैं ना, और उसी व्यक्ति के बारे में वो बात करना चाहते हैं कि सचमुच में तुम्हारी स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी, इसके लिए अपने हक हुकूक के लिए लड़ो। और जिसको जब इस तरह की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी बिदक जा रही है। उनको लग रहा है कि हमारे पूरे नाव में छेद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच बात यही है कि जो पिछले 10 सालों में गरीब और गरीब हुए हैं, अमीर वो लगातार जो बात कहते हैं कि कुछ अमीर ऐसे हैं, चंद अमीर घरानों के बदौलत वो सत्ता में राज करते हैं, वो उन्हें फायदा पहुंचाते हैं, राजनीतिक तौर पे आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं सत्ता में रहने की वजह से, और फिर अगले इलेक्शन में उल्टा वो लेते हैं उनसे। बस इतनी सी बात है। वित्त मंत्री पर यह आरोप लगना कि आपने चुनावी बॉन्ड में धांधली करके जबरन वसूली की है, ये छोटी मोटी बात है क्या? ये तो सुनने के बाद में आदमी का दिमाग बनना जाता है कि वित्त मंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और सच बात यही है, ये सच है। तो इस तरह से इन लोगों ने राजनीति की है। इसीलिए राहुल गांधी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं।
यदि ये पार्टी सचमुच में मजबूती के साथ इसी तरह से टिकी रही तो सचमुच में देश के संविधान के साथ बहुत बड़ा खतरा है, और ये बात वो कहने में और समझाने में कामयाब हो रहे हैं राहुल गांधी आज के वक्त में। प्रेम कुमार जी, देखिए, आज हमारे प्लेटफॉर्म पर कई दर्शक जो इस तरह से बातें कर रहे हैं, उस पर थोड़ा बोलना जरूरी है कि रुद्र हैं, वो प्रतिक्रिया देते हैं, रुद्र मेरे रिश्तेदार हैं, क्या इसलिए हम क्यों नहीं ब्लॉक करते हैं। रिश्तेदार तो हमारे सभी दर्शक हैं, हमारी सबसे भाईचारगी है, सब हमारे रिश्तेदार हैं। अगर गलत जो हो रहा है या होता है वो ये कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आप एक दूसरे से बात करने लगते हैं, अच्छी बातें करते हैं तो बहुत वेलकम होता है। हालांकि उससे भी कोई निजी बात करने से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कोई किसी कुछ आप इंटीग्रेट नहीं कर रहे होते हैं, उसको डिमीन कर रहे होते हैं, मतलब उसका महत्व घटा रहे होते हैं। आप सदन को देखिए ना, लोकसभा को, राज्यसभा को देखिए, विधानसभा को देखिए, विधान परिषद को देखिए। अगर सदस्य आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तो सदन चलेगा क्या? नहीं चलता है। इसीलिए स्पीकर बोलते हैं कि हमारी तरफ देखकर बात कीजिए। आपको जो भी प्रश्न करना है दर्शकों को, तो दर्शक प्रेम कुमार से करें, हरि जोशी से करें, संजीव कौशिक से करें, इन सब से करें। आप आपस में अगर प्रश्न करेंगे तो आपस में आप अपने स्तर के हिसाब से जवाब देंगे और जवाब लेंगे। हम ये नहीं कहते कि आपका स्तर खराब है, लेकिन जब अपशब्द आने लगते हैं, एक दूसरे को तुम तड़ाक करने लगते हैं, तो स्तर खराब होता है। तो स्तर खराब करने के लिए पूरे चैनल का आप जिम्मेदार हैं, अपनी भाषा को संयमित रखने नहीं रख पाने के लिए आप जिम्मेदार हैं, दूसरे को दोषी बताते हुए अपना दोष छिपाने के आप जिम्मेदार हैं। तो इन चीजों को हम समझते हैं कि एक बड़े पर्सपेक्टिव में कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ बोलें। एक दूसरे की आलोचना, कई बार वैचारिक अभिव्यक्ति बहुत क्रोधित कर देती है, विपरीत अगर हो तो उस क्रोध पर कब्जा रखना ये हमारा आपका एक होना चाहिए। अगर हम उस क्रोध को नहीं दबा पाते हैं तो वैचारिक अभिव्यक्ति क्या हम बंद कर देंगे? हमें कोई टुकड़े टुकड़े गैंग कह देगा तो हम टुकड़े टुकड़े गैंग तो हो नहीं जाएंगे, तो हम क्या गुस्से से गाली देने लगेंगे क्या? नहीं, उसकी अभिव्यक्ति का हमें तरीका सीखना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं। आप सिर्फ एक काम कीजिए, सभी दर्शकों से आग्रह है, एक दूसरे का नाम लेकर बोलना बंद कर दीजिए। बस इस आइडियल को फॉलो कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरिशंकर जोशी जी, संजीव कौशिक जी, आप सबकी तरफ से एक तो आपका आभार और आप सबकी तरफ से दर्शकों का बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए प्रणाम इंडिया को और बनाए रखिए ये संवाद। धन्यवाद, नमस्कार।